आज हम डिस्कस करेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। स्केलेटन सिस्टम भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक सिस्टम है जिसमें से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम स्केलेटन सिस्टम के पूरा स्ट्रक्चर का फंक्शंस, क्या क्या डिसीज कंडीशन है बोन्स की, जॉइंट्स की, उनके बारे में स्टडी करेंगे आज। देखिए फर्स्ट स्लाइड के बारे में देखिए। सबसे पहले आप द स्केलेटन सिस्टम, पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन सिस्टम। अब पार्ट्स में क्या क्या है? बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, कार्टिलेज हैं, लिगामेंट्स हैं। अब यहाँ पर दो वर्ड्स जो हैं वो फ्रिक्वेंटली आएंगे आपकी स्लाइड्स में, टेंडेंट्स और लिगामेंट्स। अब इसमें आप कंफ्यूजन क्लियर कर लेना कि भाई लिगामेंट्स किसको कहा जाता है और टेंडेंट्स किसको कहा जाता है। तो लिगामेंट्स किसको कहा जाता है? जो कि बोन टू बोन, जो कि हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, उसको कहा जाता है लिगामेंट। और जो बोन से मसल को जोड़ता है उसको कहा जाता है टेंडन। इस कंफ्यूजन को आप लोग क्लियर रखना कि भाई लिगामेंट्स क्या है, वो टेंडन क्या है। लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन कनेक्शन देता है, टेंडन जो है बोन टू मसल को कनेक्शन देता है। अब ये दो डिवीजन में डिवाइडेड होता है आपका स्केलेटन सिस्टम। सबसे पहले होता है इसके अंदर एक्सियल स्केलेटन, दूसरा होता है इसके अंदर अपेंडिकुलर स्केलेटन, जो कि लिम्स और गर्डल जिसको कहा जाता है। अब देखिए आप नेक्स्ट स्लाइड में फंक्शंस ऑफ द बोन। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है आरपीएमसी और आरयूएचएस ने दोनों ने, राइट डाउन द फंक्शंस, मेन फंक्शन ऑफ द बोन। तो आपको यही पॉइंट्स लिखना है वहां पर। सपोर्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट देना। प्रोटेक्शन ऑफ द सॉफ्ट ऑर्गन्स, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं आपके जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर, लंग्स वगैरह, जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनको सुरक्षा कौन देता है? बोन से तो देती है। आपका जो बाहरी आवरण जो है, पूरा स्ट्रक्चर जो है, स्केलेटन जो सिस्टम है, वो आंतरिक जो वातावरण है आपका, आंतरिक जो ऑर्गन है, उन सभी को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन। मूवमेंट ड्यू टू अटैच्ड स्केलेटन मसल्स। अब इसके अंदर मूवमेंट क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर अटैच्ड जो होती है वो स्केलेटन मसल्स होती हैं। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स एंड फैट्स, क्या काम करता है? मिनरल्स और फैट का स्टोरेज का काम भी करता है आपका स्केलेटन सिस्टम। और ब्लड सेल फॉर्मेशन, आप सभी को पता है जब इरिथ्रोपोइसिस की जो प्रोसेस होती है वो बोन मेरो के अंदर होती है। इरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण होता है वो बोन मेरो के अंदर होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं बोन का एक स्ट्रक्चर, बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। द स्केलेटन हैज 206 बोन, 206 हड्डियां हमारे शरीर के अंदर होती हैं, सभी जानते हैं। टू बेसिक टाइप ऑफ बोन टिश्यूज, इसके अंदर दो बेसिक टिश्यूज होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इसके अंदर कॉम्पैक्ट, एक होता है इसके अंदर स्पॉन्जी। अब कॉम्पैक्ट के अंदर और क्या होता है? होमोजीनस होता है एक तो। और स्पॉन्जी के अगर अंदर देखोगे आप तो स्मॉल नीडल लाइक पीसेस ऑफ बोन। बोन की अगर आगे एक स्ट्रक्चर आएगी जिसमें आपको साफ साफ नजर आएगा कि स्मॉल नीडल लाइक पीसेस ऑफ बोन, लगभग सुइयों के आकार की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आएगी। और मेनी ओपन स्पेसेस, यहाँ पर आपको बहुत ही छोटे छोटे रंध्र नजर आएंगे, ग्रूव्स नजर आएगी। यहाँ पर देखिए आप स्ट्रक्चर में आपको साफ नजर आ जाएगा ट्रांसफर कट दिया हुआ एक बोन का, यहाँ पर स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन नजर आ रहा है आपको। स्पॉन्जी बोन्स में आपको कई सारे आपको पीसेस मिलेंगे, यहाँ पर स्मॉल नीडल लाइक पीसेस मिलेंगे। और कॉम्पैक्ट जो बोन होती है वो कंप्लीटली फ्लैट होती है। अब ये डायग्राम देखिए आप, इस डायग्राम से आपकी कंप्लीट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यहाँ पर आपकी क्लियर हो जाएगी पिक्चर दिमाग में। यहाँ पर लिखा हुआ है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ बोन। एक बोन को अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है बोन का, उसको कहा जाता है पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम उसको कहा जाता है। अब पेरिओस्टियम की लेयर को अगर हम रिमूव करते हैं तो जस्ट उसके अगर नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो आपको नजर आएगी ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के बाद में नजर आएगी आपको कॉम्पैक्ट बोन, और उसके बाद नजर आएगी आपको शार्पिस फाइबर। ठीक है, देखिए जूम करके एक बोन को यहाँ पर बता रखा है। अब इसके टॉप वाले पार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। सबसे ऊपर ऊपर देखेंगे आप तो आपको नजर आएगा ऑस्टियोन। ऑस्टियोन को कहा जाता है हेवर्सियन सिस्टम। हेवर्सियन सिस्टम का मतलब होता है द ग्रुप ऑफ ब्लड वेसल्स। कई सारी ब्लड वेसल्स जो हैं, लेकुली, लेमेली, ऑस्टियोसाइट, ये सभी मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं ताकि ब्लड को कंप्लीटली ब्लड की सप्लाई हो सके। ब्लड वेसल्स के थ्रू बोन को कंप्लीटली ब्लड की सप्लाई हो सके। अब देखिए इसमें एक लेमेली
करके स्ट्रक्चर है, और सबसे टॉप में अगर आप देखेंगे तो ऑस्टियोन है, ऑस्टियोन या फिर ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोन को ही हेवर्सियन सिस्टम का नाम दिया गया है। अब ऑस्टियोन वाला जो पार्ट है, जो हेवर्सियन सिस्टम है, उसको वापस जूम करके दिखा रखा है, देखिए आप एरो लगाकर दिखा रखा है। सबसे टॉप वाला जो पार्ट होता है उसको कहा जाता है लेमिला, ठीक है। और नीचे वाला जो पार्ट होता है जहां पर आपको ब्लड वेसल्स नजर आ रही है उसको कहा जाता है ऑस्टियोसाइट, ठीक है। अब डाउन वाला जो पार्ट अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको नजर आएगा लेकुना, कैनालिकुलस, सेंट्रल हेवर्सियन कैनाल नजर आएगी, और लास्ट में नजर आएगा आपको मैट्रिक्स, ठीक है। अब उसी तरीके से अगर आप एक कॉम्पैक्ट बोन को देखेंगे तो नीचे नीचे देखिए आप, आपको ब्लड वेसल्स नजर आएगी रेड कलर में। अब उसके जस्ट ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगी परफोरेटिंग वॉकमैन केनाल। हेवर्सियन केनाल अलग है और वॉकमैन केनाल अलग है, हेवर्सियन सिस्टम अलग है, तीनों चीजें अलग अलग है, तीनों को ध्यान रखना है आपको। अब इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा सेंट्रल हेवर्सियन केनाल। आया कुछ स्ट्रक्चर समझ में आपको? स्ट्रक्चर को गौर से देखना आप, साफ साफ नजर आ रहा है इसके अंदर कि भाई बोन का जो स्ट्रक्चर है कॉम्पैक्ट बोन का, उसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, ब्लड की सप्लाई किस तरीके से होती है, मैट्रिक्स पार्ट कहां पर होता है, ऑस्टियोन क्या होता है, हेवर्सियन सिस्टम क्या है, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर सिस्टम में समझ में आ जाएगी। चलिए और आगे देखेंगे इसको, और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब ये सेकंड जो स्लाइड है आपके सामने, इस स्लाइड से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है लास्ट में। राइट डाउन द बोन्स क्लासिफाइड बाय द शेप्स, शेप्स के अकॉर्डिंग बोन्स का क्लासिफिकेशन पूछा हुआ है एग्जाम में। तो क्या लिखोगे उसमें? वही लिखना है, चार टाइप से क्लासिफिकेशन इनका, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट और इर्रेगुलर। बोन का जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली चार तरीके से किया हुआ है। किस तरीके से? लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और इर्रेगुलर बोन। अब इनको अपन एग्जांपल के साथ देखते हैं। सबसे पहले देखिए आप डायग्राम, डायग्राम में आपको साफ साफ नजर आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए सबसे ए नंबर पे देखिए आप, ए बी सी डी आ रहा है सभी को नजर। अब एबीसीडी में देखिए आप, एबीसीडी में है आपके सबसे पहले लॉन्ग बोन। अब लॉन्ग बोन कहां से उठाई हुई है? देखिए आप अपर लिम्ब से उठा रखी है, ह्यूमरस जो बोन है उसको दिखा रखी है, ह्यूमरस ऑफ आर्म, ये है आपकी लॉन्ग बोन। अब बी पार्ट में जाएंगे आप, शॉर्ट बोन में। शॉर्ट बोन कहां से उठा रखी है? आपकी कार्पल्स ऑफ रिस्ट, शॉर्ट बोन, ठीक है। अब सी पार्ट पे जाइए आप, सी पार्ट में देखिए आप फ्लैट बोन है, कहां से निकाल रखी है? पेराइटल बोन ऑफ स्कल। स्कल की जो बोन्स होती हैं वो फ्लैट बोन्स में आती हैं। और इरेगुलर बोन कहां पर मिलेगी आपको? वो मिलेगी आपको वर्टिब्रा। तो क्लियर है, शेप के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। चार तरीके का क्लासिफिकेशन है, लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन और इरेगुलर बोन, याद रहेगा। अब यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई लॉन्ग बोन्स क्या क्या कहाँ होती है, किस तरीके से इनका क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग बोन के बारे में। टिपिकली लॉन्गर देन वाइड, लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई थोड़ी सी कम होती है। हैव ए शाफ्ट, इसमें शाफ्ट होती है, विद हेड्स ऑफ बोथ एंड, दोनों हिस्सों पर एंड में हेड होता है। हेड मतलब सिर, हड्डी लंबी होती है, शाफ्ट होती है और दोनों सिरों पर हेड होता है। उसके बाद देखिए आप, कंटेंट मोस्टली कॉम्पैक्ट बोन, जो कॉम्पैक्ट बोन होती है वो, जैसे कि आपके एग्जांपल के लिए देखिए आप, फीमर और ह्यूमरस। अब समझ में आ गया होगा, आपने ह्यूमर बोन भी देखी है अपनी लैब में, तो ह्यूमरस बोन भी देखी है। दोनों की, दोनों में शाफ्ट भी है और दोनों में हेड भी है। अब लॉन्ग बोन की हम लोग एक बहुत एनाटोमी यहाँ पर देखते हैं कि भाई लॉन्ग बोन की जो एनाटोमी है वो हमें क्या कहती है। अब देखिए आप, सबसे पहले स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिए आप। सबसे पहले ऊपर वाला जो पार्ट देखिए आप लेफ्ट हैंड पे, प्रॉक्सिमल इपिफाइसिस, प्रॉक्सिमल इपिफाइसिस। और सबसे नीचे देखिए आप डिस्टल इपिफाइसिस, मतलब जो टॉप पार्ट है इसका, ऊपर का और नीचे का, उसका नाम दिया गया है इपिफाइसिस। प्रॉक्सिमल मतलब समीपस्थ और डिस्टल का मतलब दूरस्थ, और बीच वाला जो पार्ट है उसको नाम दिया गया है डायाफाइसिस। ये तीन चीजें आपको याद रखनी है बोन के अंदर। एक कॉम्पैक्ट जो बोन है, लॉन्ग बोन जो है, उसमें तीन हिस्से हुए हुए हैं, प्रॉक्सिमल इपिफाइसिस, डिस्टल इपिफाइसिस और डायाफाइसिस। अब डायाफाइसिस के बारे में सबसे पहले देखिए आप, शाफ्ट है, कंपोज्ड ऑफ कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट बोन से मिलकर बनी हुई है।
एपिफाइसिस को अगर आप देखेंगे तो एपिफाइसिस जो है एंड्स ऑफ द बोन, दोनों जो पार्ट हैं इसके, जो टॉप वाले पार्ट हैं वो है आपका एपिफाइसिस पार्ट, कंपोज मोस्टली ऑफ स्पॉन्जी बोन, और ये स्पॉन्जी होती है। अब वापस इसको आप जूम करके अगर देखेंगे, इसके अंदर आपको पूरा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले जो एंडोस्टियम है इसकी, यहाँ पर पेरिओस्टियम वाली जो लेयर है, सबसे पहले आप पेरिओस्टियम को देखें। पेरिओस्टियम जो है आउटसाइड कवरिंग ऑफ द डायाफाइसिस। अब डायाफाइसिस वाला जो पार्ट है आपका शाफ्ट वाला, वो देखा आपने। अब उस शाफ्ट के ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसको कहा जाता है पेरिओस्टियम, ठीक है। अब पेरिओस्टियम के बारे में और दिया हुआ है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन, काय से मिलकर बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। अब इसके अंदर शार्पेस्ट जो फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स पेरिओस्टियम को डायाफाइसिस से जुड़ने के लिए मजबूती प्रदान करते हैं। सिक्योर पेरिओस्टियम टू अंडरलाइंग बोन, आर्टरीज सप्लाइज बोन सेल्स विद न्यूट्रिएंट्स। अब आर्टरीज होती है इसके अंदर जो कि बोन को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। ये देखिए आप स्ट्रक्चर में आपको और इजी वे में अच्छे से समझ में आएगा कि एपिफाइसियल प्लेट कहाँ पर है, डायाफाइसिस कहाँ है। ये फीमर जो बोन है उसका स्ट्रक्चर है। अब वापस आपका शॉर्ट बोन्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो जनरली क्यूब शेप, क्यूब देखा होगा आप सभी ने, तो इनका जो शेप होता है वो एक तरीके से क्यूब के आकार का होता है। कंटेंट्स मोस्टली स्पॉन्जी बोन, जो स्पॉन्जी बोन्स होती है उसके अंदर होती है, जैसे कि कार्पल्स, टार्सल्स, इनके बारे में आप लोग देख सकते हो। अब देखिए आप फ्लैट बोन्स के बारे में। फ्लैट बोन जो है आपकी थिन होती है, पतली होती है, और फ्लैटेंड होती है। फ्लैटेंड मतलब कंप्लीटली फ्लैट, यूजुअली कर्व्ड, कर्व होता है इसके अंदर। थिन लेयर ऑफ कॉम्पैक्ट बोन अराउंड लेयर ऑफ स्पॉन्जी बोन। एग्जांपल के लिए आप देखिए स्कल की जो बोन्स हैं, रिब्स वाली जो बोन है, और स्टर्नम वाली जो बोन्स हैं, ये सभी के सभी जो बोन्स हैं ये फ्लैट बोन्स के अंदर आती है। अब इर्रेगुलर बोन को देखिए आप, इर्रेगुलर शेप, ऑब्वियसली जैसा नाम है वैसे इनका शेप है, इर्रेगुलर है कंप्लीटली। डू नॉट फिट इनटू अदर बोन क्लासिफिकेशन कैटेगरीज। और ये जो बोन्स हैं बॉडी के और अन्य किसी भी भाग में फिट नहीं हो सकती, जैसे कि वर्टिब्रा और हिप, इनकी जो बोन्स होती हैं वो बॉडी के सिर्फ उसी पार्ट में फिट होगी जहां पर इनकी एग्जैक्ट लोकेशन है। अब सरफेस फीचर्स क्या क्या है इनके, मैं डायग्राम्स दिखाता हूं आपको, डायग्राम्स में आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। अब यहाँ पर स्टार्ट होती है आपकी टाइप्स ऑफ बोन सेल्स। ये क्वेश्चन भी आज से 2 साल या 3 साल पहले एग्जाम में पूछा हुआ है, आरपीएमसी और आरयूएचएस दोनों ने। तो तीनों सेल्स के नाम मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहली जो सेल है इसके अंदर वो है ऑस्टियोसाइट, दूसरी है इसके अंदर ऑस्टियोब्लास्ट, और तीसरी जो है इसके अंदर वो है ऑस्टियोक्लास्ट। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ध्यान रखना, आप स्पेलिंग को ध्यान रखना अच्छे से। ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। अब ऑस्टियोसाइट्स क्या है, मैच्योर बोन सेल्स, ब्लड बोन की मैच्योर सेल। ऑस्टियोब्लास्ट क्या है, बोन फॉर्मिंग सेल, जो कि बोन का निर्माण करने में मदद करती है। और ऑस्टियोक्लास्ट क्या है, बोन डिस्ट्रॉइंग सेल, बोन को खत्म करने वाली सेल। ब्रेक डाउन बोन मैट्रिक्स फॉर रिमॉडलिंग एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, रिमॉडलिंग। कि भाई बोन का रिमॉडलिंग किस तरीके से होता है, तो उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहूंगा। आप लोगों ने टायर्स देखे होंगे, टायर की फैक्ट्रीज वगैरह देखी होंगी आपने यूट्यूब वगैरह पे, सोशल मीडिया वगैरह पे, कि जब टायर जो है वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है, जब उसका फ्रिक्शन जो है वो जीरो हो जाता है, तो उसके बाद क्या किया जाता है कि उसके ऊपर की जो लेयर है उसको निकाल ली जाती है, और उसके ऊपर एक नई ग्रिप चढ़ा दी जाती है गर्म करके उसको, तो वापस वो नए की तरह काम करता है। तो सेम वैसे ही यहाँ पर होता है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करती है, जैसे कि कभी फ्रैक्चर होता है या फिर डीकैल्सिफिकेशन हो जाता है, तो उसकी मैट्रिक्स के अंदर से कैल्शियम को निकाल लिया जाता है और उस बोन को वहीं पर खत्म कर दिया जाता है। जैसे फ्रैक्चर्स के टाइप्स आएंगे आगे, वो फ्रैक्चर्स किस तरीके से होता है, किस तरीके से उसकी रिमॉडलिंग होती है। तो रिमॉडलिंग का मतलब होता है एक तरीके से बोन के मैट्रिक्स के अंदर से कैल्शियम को निकालना, तो उसको कंप्लीटली खत्म करना। और ये काम कौन करता है, ये काम करता है ऑस्टियोक्लास्ट। अब देखिए इसके अंदर एक पॉइंट लिखा हुआ है, बोन रिमॉडलिंग इज ए प्रोसेस बाय बोथ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट द्वारा और ऑस्टियोक्लास्ट द्वारा ही बोन की रिमॉडलिंग की जाती है। अब देखिए इसके अंदर चेंजेस इन द ह्यूमन स्केलेटन,
किस तरीके से ह्यूमन स्केलेटन के अंदर चेंजेस होते हैं। इन एम्ब्रियोस द स्केलेटन इज प्राइमरली हाइलिन कार्टिलेज, सबसे पहले हाइलिन कार्टिलेज का निर्माण होता है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट जब वृद्धि होती है, मच ऑफ दिस कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन, जो मैक्सिमम अमाउंट में जो कार्टिलेज हैं, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, सारी जो कार्टिलेजेस हैं वो बोन में परिवर्तित होना शुरू कर देती है। कार्टिलेज रिमेन्स इन आइसोलेटेड एरिया, जो कार्टिलेज सिर्फ कहाँ रहती है, जो कि आइसोलेटेड एरियाज हैं, जैसे कि ब्रिज ऑफ द नोज, पार्ट्स ऑफ द रिब्स और जॉइंट्स के अंदर। अब बोन की ग्रोथ किस तरीके से होती है वो देखिए आप। इपिफाइशियल प्लेट्स अलाउ फॉर ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन ड्यूरिंग चाइल्डहुड। अब जो इपिफाइशियल जो प्लेट है, जो सबसे टॉप पार्ट में इपिफाइसिस वाला जो पार्ट है, उसके अंदर इपिफाइशियल जो प्लेट होती है, वही आपकी जो ग्रोथ होती है बोन की, वही निर्धारित करती है। जैसे आपने एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर ग्रोथ हार्मोन पढ़ा है, तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ पर रिफ्लेक्शन देगा आपको समझ में आएगा। ग्रोथ हार्मोन रिफ्लेक्शन देगा एपिफाइशियल प्लेट पर। एपिफाइसिस पार्ट को स्टिमुलेट करेगा कि अब ग्रोथ करनी है। आया समझ में। अब इसमें देखिए आप, न्यू कार्टिलेज इज कंटिन्यूअसली फॉर्म्ड, नई जो कार्टिलेज है वो हमेशा बनती रहती है। ओल्डर कार्टिलेज बिकम्स ऑसिफाइड, जितनी भी पुरानी कार्टिलेज जो होती है ऑसिफाइड हो जाती है, मतलब उसके अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। कार्टिलेज इज ब्रोकन डाउन, कार्टिलेज खत्म हो जाती है, टूट जाती है। और बोन रिप्लेस्ड कार्टिलेज, अब कार्टिलेज की जगह पर क्या जाता है, बोन आ जाती है। अब देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सारे कॉन्सेप्ट्स आपकी बोन की जो अंदर इंटरनल सिस्टम है, किस तरीके से अंदर ब्लड का फॉर्मेशन होता है, या फिर एक कॉम्पैक्ट जो बोन है उसके अंदर किस तरीके से इसका मैचुरेशन होता है बोन का, वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। देखिए आप स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें आपको ABCDEF 6 बोन्स यहाँ पर नजर आ रही होगी, ठीक है। अब 6 बोन्स को आप अलग अलग क्लासिफाइड करके देखना। सबसे पहले देखिए आप ए वाले पार्ट को, ए वाले पार्ट में सबसे ऊपर लिखा हुआ है कार्टिलेजिनस मॉडल। ये एक तरीके से कार्टिलेज है, स्टार्टिंग में शरीर के अंदर कार्टिलेज बनती है, ठीक है। अब बी पार्ट को देखिए आप, बी पार्ट में सबसे टॉप में लिखा हुआ है डेवलपिंग पेरियोस्टियम। सबसे पहले क्या निर्माण होगा, पेरियोस्टियम, क्योंकि पेरियोस्टियम क्या है, बोन की आउटर कवरिंग है। अब नीचे लिखा हुआ है कैल्सिफाइड कार्टिलेज, अब इस कार्टिलेज के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन शुरू हो जाएगा। अब सी पार्ट देखिए आप, सी पार्ट में जो पेरियोस्टियम वाला जो पार्ट है, मिडिल जो पार्ट है इसका, उसमें आपको एक ब्लड वेसल अपीयर हो जाएगी। इट मींस अब जो कार्टिलेज है उसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो चुका है और जो ब्लड वेसल है वो अपीयर हो चुकी है। अब सबसे टॉप पार्ट अगर आप देखेंगे इसके अंदर, तो कॉम्पैक्ट बॉन्ड डेवलपिंग, अब यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट बॉन्ड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है। अब इसका जो बीच वाला जो पार्ट है उसको बता रखा है प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। यहीं पर सबसे पहले ऑसिफिकेशन होता है। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है जो बोन है उसके मैट्रिक्स में कैल्शियम का डिपोजिशन, ताकि वो हार्ड हो सके। अब डी पार्ट देखिए आप, डी पार्ट के अंदर भी सेम सिस्टम है। डी पार्ट के अंदर, सी पार्ट के अंदर जो चेंजेस हुए हैं उसका यहाँ पर अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगा, एक रूपांतरण यहाँ पर नजर आएगा आपको। अब यहाँ पर मेडुलरी कैविटी बन जाएगी क्योंकि ब्लड वेसल अपीयर हो चुकी है। टॉप में अगर आप देखेंगे तो पहले प्राइमरी था, अब सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर, मतलब पहले प्राथमिक बना अब द्वितीयक बनेगा। और नीचे नीचे अगर आप देखेंगे तो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर आपको नजर आ जाएगा। अब ई वाला पार्ट जो है, ई वाले पार्ट को देखिए आप, ई वाले पार्ट को आप कंप्लीटली एक मैच्योर्ड बोन मान सकते हो। ऑलमोस्ट 80% यहाँ पर ये पूरी तरीके से बन चुकी है। किस तरीके से, अब देखिए आप, इसके अंदर एक एपिफाइशियल प्लेट आ चुकी है, मेडुलरी कैविटी आ चुकी है, कॉम्पैक्ट बोन बन चुकी है और एपिफाइशियल प्लेट भी आ चुकी है। अब इसको कंप्लीटली मैच्योर बोन बनना है, तो बोन बनने के लिए क्या रहेगा, इसके अंदर कंप्लीटली ब्लड सप्लाई इसके अंदर शुरू हो जाएगा, नर्व सप्लाई इसके अंदर शुरू हो जाएगा। देखिए आप, रिमेनेंट्स ऑफ एपिफाइशियल प्लेट, जो एपिफाइशियल जो प्लेट है वो ब्लड वेसल को, नर्व वेसल्स को, जो मेडुला पार्ट है आपका, कॉर्टेक्स वाला जो पार्ट है, या फिर बोन मैरो वाला जो पार्ट है, उन सभी के अंदर ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए आप, एक कार्टिलेज से एक कॉम्पैक्ट बोन करने का जो सफर है वो कितना इंटरेस्टिंग है। आ रहा है समझ में। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप। अब बोन के फ्रैक्चर के बारे में बता रखा है कि भाई जब बोन टूट जाती है या फिर बोन का फ्रैक्चर किस तरीके से होता है, किस तरीके से उसकी रिमॉडलिंग होती है, फ्रैक्चर्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, ए ब्रेक इन ए बोन, जब बोन टूट जाती है तो उसको फ्रैक्चर कहा जाता है।
टाइप्स ऑफ बोन फ्रैक्चर, टाइप्स पूछ रखे हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है इसके अंदर दो टाइप्स के होते हैं मेनली, एक होता है क्लोज्ड, एक होता है ओपन। ठीक है, क्लोज्ड को आप सिंपल फ्रैक्चर भी बोल सकते हो और ओपन वाले को आप कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोल सकते हो। अब देखिए इसमें क्लोज फ्रैक्चर में क्या होता है, ब्रेक दैट डज नॉट पेनिट्रेट द स्किन, स्किन के अंदर ही फ्रैक्चर होना, मतलब स्किन से बाहर नहीं आना, स्किन को पेनिट्रेट नहीं किया हो। और ओपन फ्रैक्चर क्या होता है, ब्रोक बोन पेनिट्रेट थ्रू द स्किन, स्किन से बाहर आ जाना या फिर स्किन को पेनिट्रेट कर देना। बोन फ्रैक्चर आर ट्रीटेड बाय रिडक्शन एंड इमोबिलाइजेशन। अब किस तरीके से बोन फ्रैक्चर को ट्रीट किया जाता है, बोन फ्रैक्चर्स आर ट्रीटेड बाय रिडक्शन एंड इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन का मतलब होता है कोई मूवमेंट नहीं होना, ठीक है। रीअलाइनमेंट ऑफ द बोन, और बोन का रीअलाइनमेंट किया जाता है। अब देखिए आप यहाँ पर स्ट्रक्चर में आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा इस टेबल के अंदर। कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स, 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फ्रैक्चर टाइप, इलस्ट्रेशन, डिस्क्रिप्शन और कमेंट। अब फ्रैक्चर के टाइप्स यहाँ पर दिए हुए हैं, कम्यूटेड, कंप्रेशन या फिर डिप्रेस्ड, इंपैक्टेड, स्पाइरल और ग्रीन स्टिक। अब इलस्ट्रेशन के अंदर आपको इसमें डायग्राम्स में नजर आ जाएगा भाई कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर जो है किस तरीके से होता है। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले देखिए आप कम्युनिकेटेड जो फ्रैक्चर होता है उसके डिस्क्रिप्शन में देखिए आप, बोन ब्रेक्स इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स, जो बोन होती है वो कई फ्रेगमेंट्स में, फ्रेगमेंट का मतलब अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। अब किस तरीके से इसको ट्रीट करेंगे, पार्टिकुलरली कॉमन इन द एज whose bones are more brittle। ये एज, जब जिसकी जो एज है लगभग 60 साल 70 साल की जो उम्र होती है, उन मरीजों के अंदर ये ज्यादा कंडीशन, उन लोगों में ज्यादा देखने को ये कंडीशन मिलती है। अब कंप्रेस्ड या डिप्रेस्ड देखिए आप, बोन इज क्रश्ड, बोन जो है उसको क्रश कर दिया जाता है, जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस वाली जो बोन होती है उसके अंदर ब्रोकन बोन पोर्शन इन प्रेस्ड इनवर्ड्स, और दबा दी जाती है उसको, कंप्रेस्ड या फिर डिप्रेस्ड हो जाती है। जो पोरस बोन होती है, जो खोखली बोन होती है उनके अंदर। टेबल को देखना आप, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए आप यहाँ पर रिमोल्डिंग की स्टेजेस दी हुई है, स्टेजेस इन द हीलिंग ऑफ ए बोन फ्रैक्चर। जैसे मैंने आपको टायर का एग्जांपल दिया है, वही टायर वाला एग्जांपल आप यहाँ पर सेट करके देखिए, आपको ऑटोमेटिक आपकी पिक्चर यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। 1 2 3 4 स्ट्रक्चर यहाँ पर बने हुए हैं नंबरिंग के साथ में। सब में सबसे पहले दिया हुआ है हेमेटोमा फॉर्मेशन, जैसे ही फ्रैक्चर होगा, इमोबिलाइजेशन होगा, उसकी रीअलाइनमेंट स्टार्ट हम लोग करेंगे। तो रीअलाइनमेंट के साथ में, रीमॉडलिंग के साथ में सबसे पहली चीज होगी इसके अंदर हीमोटोमा फॉर्मेशन। हीमोटोमा फॉर्मेशन का मतलब ब्लड की कंप्लीट सप्लाई, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या होगा, फाइब्रोकार्टिलेज कैलस फॉर्मेशन। इट मींस ब्लड जो है कैल्शियम को मैक्सिमम अमाउंट में ब्लड से अब्सॉर्ब करेगा और हीमेटोमा वाला जो पोर्शन है वहां पर भिजवाएगा। तीसरा पार्ट देखिए आप, बोनी कैलस। इट मींस अब कैल्शियम जो है वो निकल के जो बोन है, जो मैट्रिक्स वाला जो पार्ट है उसके अंदर ट्रांसफर होना शुरू कर देगा। और लास्ट वाला जो पार्ट है उसके अंदर देखिए आप, जो ब्लड वेसल्स जो है वो आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आएगी। इट मींस अब यहाँ पर बोन की जो रिमोल्डिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये है आपकी बोन की रिमोल्डिंग। आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरीके से बोन की रिमोल्डिंग होती है। अब जैसे कि आपको पता है कि भाई 206 206 हड्डियां हमारे शरीर में होती हैं, तो उसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा क्लासिफिकेशन के बारे में। 22 बोन्स स्कल्स की हैं, 6 इन मिडिल ईयर, 1 हायोइड बोन, 26 इन वर्टिब्रल कॉलम, 25 इन thoracic cage, 4 in pectoral girdle, 16 upper limb, 16 lower limb, 2 in pelvic girdle। टोटल को काउंट करेंगे आप तो आपको 206 बोन्स यहाँ पर मिल जाएगी। अब इसमें एक्सियल जो स्केलेटन है उसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो भाई एक्सियल स्केलेटन के अंदर ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं, कौन कौन सी जो बोन्स हैं उसके अंदर आती है। फॉर्म्स द लॉन्जिट्यूडनल पार्ट ऑफ द बॉडी, जो लॉन्जिट्यूडनल जो पार्ट है उसी को यहाँ पर एक्सियल स्केलेटन कहा जाता है। अब 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से 3 पार्ट, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और बोनी थोरैक्स, ये 3 हिस्सों में इसको एक्सियल स्केलेटन को डिवाइड किया हुआ है। ये देखिए आप डायग्राम्स में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब स्कल के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, द स्कल 8 सुचर बोन इन क्रेनियम, फेशियल बोन 13 सुचर्ड बोन्स होती है और एक मैंडिबल होती है।
अब क्रेनियम में अगर आप देखेंगे तो इंक्रीज इन केसेस ब्रेन, अटैचमेंट ऑफ मसल्स और साइनस। ये देखिए आप डायग्राम को थोड़ा सा आप 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए देखिए अच्छी तरीके से, क्योंकि इस डायग्राम के माध्यम से ही आपके हर चीज दिमाग के अंदर क्लियर होगी। हर पार्ट को एक अलग कलर दिया हुआ है यहाँ पर, जो सूचर्स हैं उसके अंदर भी आप कलर से आप इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो भाई कौन से कलर के माध्यम से कौन सी बोन को यहाँ पर दर्शाया गया है। ये देखिए आप, अब इसके अंदर आपके फ्रंटनली और सूचर्स यहाँ पर बता रखे हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस क्वेश्चन के बारे में भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है। फ्रंटल सूचर और फ्रंटल लोब यहाँ पर बता रखा है, सजाइटल सूचर बता रखा है, एंटीरियर फ्रंटनली बता रखा है, पोस्टीरियर फ्रंटनली बता रखा है, और नीचे लिखा हुआ है अलाउस फॉर ग्रोथ। इट मींस ये ग्रोथ के लिए अलाउ करते हैं। ये जो सूचर्स होते हैं एक तरीके से ये दिमाग की जो वृद्धि होती है उसको नियंत्रित भी करते हैं और उसको बढ़ाते भी हैं, दोनों चीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये सुपीरियर व्यू है स्कल का। ये इंफीरियर व्यू है। नोट्स ऑलरेडी आपके पास में है तो प्लीज आप ज्यादा समय ना लें इसको देखने करने में भी, नोट्स को पढ़ें आप, आपको बहुत ही इजी वे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है पैरानेजल साइनस, हॉलो पोर्शन ऑफ बोन सराउंडिंग द नेजल केविटी। हॉलो मतलब खोखले। डायग्राम से देखिए आप, डायग्राम से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी दिमाग में। ये है आपकी हायोइड बोन, द ओनली बोन दैट डज नॉट आर्टिकुलेट विद अनदर बोन। किसी दूसरी, ये एकमात्र एक ऐसी बोन है जो किसी दूसरी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं है। सर्व्स एज ए मूवेबल बेस ऑफ द टंग, जो टंग का जो बेस होता है उसको बेस प्रदान करती है टंग को। यह है आपकी वर्टिबल कॉलम, वर्टिब्रा सेपरेटेड बाय इंटरवर्टिबल डिस्क से सेपरेट होती है। द स्पाइन हैज ए नॉर्मल कर्वेचर, ईच वर्टिब्रा इज गिवन ए नेम अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन। लोकेशन के हिसाब से हर वर्टिब्रा का एक नाम दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर भी सारी बोन्स के नाम बता रखे हैं और उनकी संख्या बता रखी है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रम, 5 फ्यूज्ड होती है और 1 कोकिक्स जिसमें 4 फ्यूज्ड होती है। ये देखिए आप डायग्राम। स्केलेटल सिस्टम को समझने के लिए आपको हर बोन की मॉर्फोलॉजी आपको पता होना चाहिए। अगर उसकी शेप अगर आपको पता है तो उसका नाम आपको इजी वे में याद हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए हर बोन की। 206 हड्डियां हमारे शरीर के अंदर हैं। 206 हड्डियों की मॉर्फोलॉजी, उनकी लोकेशन, उनकी शेप, हर चीज आपको पता होना चाहिए। ये है आपकी टिपिकल वर्टिब्रा, लिखा हुआ है सब कुछ। ये देखिए आप थोरेसिक केज के बारे में भी, एक तरीके से आपके हार्ट को, लंग्स को कंप्लीट जो प्रोडक्शन दिया जाता है वो आपकी स्टर्नम और रिब्स के थ्रू दिया जाता है। यहाँ पर डायफ्राम भी होता है, जैसा कि मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया भी था भाई किस तरीके से रिब के जो है वो लंग्स की हेल्प करता है। अब हम देखेंगे जॉइंट्स के बारे में। ये जो वाला पार्ट है आपका जॉइंट्स वाला, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जॉइंट्स का, जिसमें से हर बार 1 या 2 जॉइंट्स के बारे में हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अब देखिए आप जॉइंट्स के बारे में, सबसे पहले आपको मिलेगा फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजियस जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट्स। अब यहाँ पर हर जॉइंट को मैंने एक सुटेबल डायग्राम्स के थ्रू यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है कि भाई जो जॉइंट्स हैं वो एग्जैक्ट वे में दिखता कैसे है और काम कैसे करता है और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। ठीक है, अब जॉइंट्स के बारे में नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रखा कि भाई जॉइंट्स आप किसको कहोगे। ए जॉइंट और आर्टिकुलेशन इज द प्लेस वेयर टू बोन्स कम टुगेदर, जहां पर 2 हड्डियां अगर जुड़ती हैं उसको कहा जाता है जॉइंट और आर्टिकुलेट होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट, 3 तरीके के जॉइंट्स कौन कौन से हैं। क्लासिफाइड बाय द अमाउंट ऑफ मूवमेंट दे अलाउ, जिस तरीके से वो जो मूवमेंट को अलाउ करते हैं उस हिसाब से इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी। इमूवेबल, जो मूवमेंट नहीं कर सकते। स्लाइटली मूवेबल, जो हल्की फुल्की जिसके अंदर मूवमेंट होती है। और फ्रीली मूवमेंट, जो कि पूरी तरीके से मूवेबल होती है। अब देखिए आप डायग्राम्स को। सबसे पहले टाइप्स ऑफ जॉइंट्स में सबसे पहले जो जॉइंट है वो है आपका हिंज जॉइंट। ये हिंज जॉइंट अलाउस एक्सटेंशन एंड रिट्रैक्शन ऑफ अपेंडेज। आप लोगों ने दरवाजे देखे हैं आपके घर के,
खिड़कियां देखी है आपके, क्या वो 360 डिग्री पर रोटेट होता है? नहीं, उसमें आप लोगों ने कब्जे देखे होंगे। देखिए मैंने कब्जे का यहाँ पर एक डायग्राम लगा रखा है, जो एक फिक्स डायरेक्शन में फिक्स अमाउंट तक ही मूवमेंट कर सके, उस जॉइंट को कहा जाता है हिंज जॉइंट। एग्जांपल देखिए आप। अब नेक्स्ट है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। A ball and socket joint allow for radial movement in almost any direction. They are found in the hips and shoulders. देखिए आप डायग्राम से आपको सारी पिक्चर यहाँ पर क्लियर हो जाएगी हिप एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के बारे में। ये आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। इन अ ग्लाइडिंग और प्लेन जॉइंट बोन स्लाइड पास्ट ईच अदर। मिड कार्पल एंड मिड टार्सल जॉइंट आर ग्लाइडिंग जॉइंट्स। अब देखिए आप कहाँ पर हैं, कार्पल्स और टार्सल्स जो हैं आपके, उसके अंदर आपको ग्लाइडिंग जॉइंट मिलेगा। सैडल जॉइंट है यहाँ पर। दिस टाइप ऑफ जॉइंट अकर्स व्हेन द टचिंग सरफेस ऑफ टू बोन्स हैव बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स रीजन विद द शेप्स ऑफ द टू बोन्स complementing one other and allowing a wide range of movement। जैसे कि थंब वाला जो जॉइंट है आपका, उसको सैडल जॉइंट कहा जाता है। अब देखिए आप, ये आपके साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर है। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स बेस्ड ऑन शेप, जो उनका आकार है उसके आधार पे इसको वापस डिवाइडेशन किया हुआ है। जो साइनोवियल जॉइंट्स है उनको, जैसे प्लेन जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवेट जॉइंट, रेडियस और अल्ना के अंदर किस तरीके से जॉइंट का निर्माण होगा, वो सारी चीजें। स्ट्रक्चर को देखिए आप, इसकी लोकेशन और इसकी मॉर्फोलॉजी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, और मूवमेंट आपको समझना पड़ेगा कि भाई कौन से जॉइंट के अंदर किस तरीके से मूवमेंट होती है। ये देखिए आप, टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट बेस्ड ऑन शेप, शेप के आधार पर क्लासिफिकेशन है। अब इसमें कुछ नॉर्मल आपको डिसीज कंडीशंस मिलेगी, डिसीज एंड कंडीशंस ऑफ द स्केलेटल सिस्टम्स की। सबसे पहले देखिए आप, आर्थराइटिस। Rheumatoid arthritis usually affect joints symmetrically on both sides equally. May initially begin in a couple of joints only and most frequently attach to the wrist, hands, elbow, shoulders, knees and ankle. Arthritis. ये देखिए आप डायग्राम्स, मैंने हर डिसीज कंडीशन को डायग्राम्स के माध्यम से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि आपको इजी वे में आपके दिमाग के अंदर हर डिसीज कंडीशन का डायग्राम क्लियर हो जाए। ये देखिए आप, एक एक्सरे के अंदर भी आप इसको इजी वे में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ये देखिए आप, बर्साइटिस करके भी एक डिसीज कंडीशन होती है, जिसमें इन्फ्लामेशन ऑफ बुर्सा सेक होता है। कैन बिकम इन्फ्लाम फ्रॉम इंजुरी और इन्फेक्शन, लोकलाइज्ड पेन और स्वेलिंग। जैसे आपने पैर की जो एडी वगैरह देखी होगी, कई बार इसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है। मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप, ये जिसको कहा जाता है बर्साइटिस। कोहनी हो गई, आपकी एडी हो गई, जो एंडिंग पार्ट है जहां पर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ही कम होता है, लेकिन जहां पर जॉइंट होता है, उस कंडीशन को कहा जाता है बर्साइटिस। ये देखिए। नेक्स्ट है आपकी टेंडनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेंडन्स, मूवमेंट बिकम पेनफुल। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टेंडनाइटिस इज ओवरयूज। ये देखिए आप, टेंडनाइटिस का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, शोल्डर इंपिगमेंट दिया हुआ है, इन्फ्लेमेशन ऑफ एकिलीज टेंडन्स। अब एक कंडीशन और आप लोगों ने कॉमन देखी होगी, सीटीएस, कार्पल टनल सिंड्रोम। ये क्वेश्चन भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है। कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? स्वेलिंग और चेंज इन पोजीशन ऑफ द टिश्यूज within the carpal tunnel squeezes and irritates the median nerve, causes tingling and numbness of the thumb, index and the middle fingers। आपकी हैंड्स के अंदर अनकंट्रोल्ड जो मूवमेंट है, उसको कहा जाता है सीटीएस, कार्पल टनल सिंड्रोम। इस डायग्राम में देखना आप, ये यहाँ पर एक सर्जरी के माध्यम से इस मीडियन नर्व को ठीक किया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर है। ये आपकी मीडियन नर्व, जिसकी वजह से मेनली एक तो थंब के अंदर और जो आपकी मिडिल फिंगर है उसके अंदर अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती है हाथों के अंदर, उसी कंडीशन को बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। अब नेक्स्ट है इसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो का मतलब बोन, पोरोसिस का मतलब खोखला, एक तरीके से पोरस बोन। बोन्स हैव लॉस्ट मिनरल्स। अब बोन्स के अंदर से अगर मिनरल्स को निकाल दिया जाएगा तो वो पोरस हो जाएगी, खोखली हो जाएगी।
ठीक है, मेकिंग देम वीक, कमजोर बना देगी, ब्रिटल बना देगी, खोखली एंड ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर बहुत ही आसानी से होगा। मोस्ट कॉमन प्लेस वेयर फ्रैक्चर अकर आर द बैक, पीछे की तरफ, हिप्स में और रिस्ट में, ये ऑस्टियोपोरोसिस है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ब्लड का जो कैल्शियम, बोन का जो मैट्रिक्स वाला पार्ट है, मैट्रिक्स में से अगर कैल्शियम को निकाल दिया जाएगा और मिनरल्स को निकाल दिया जाएगा तो बोन जो है खोखली हो जाएगी, और उस कंडीशन को कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ये देखिए, आप डायग्राम से आपकी पिक्चर क्लियर होगी। यहाँ पर फीमर वाले पार्ट को यहाँ पर जूम करके बता रखा है, नॉर्मल बोन मैट्रिक्स और ऑस्टियोपोरोसिस वाली मैट्रिक्स देखिए आप। अब नॉर्मल बोन कितनी क्लोज शेप में आपको नजर आ रही है, और ऑस्टियोपोरोसिस में अगर आप देखेंगे तो आपको जो होल्स हैं, जो छेद हैं, वो बहुत ही बड़े बड़े नजर आएंगे आपको। इट मीन्स अब यहाँ से कैल्शियम जो है, जो मिनरल्स हैं, वो निकाल लिए बाहर। ये देखिए आप, एक नॉर्मल बोन और एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन, दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पर बता रखा है। अब नेक्स्ट है स्कोलियोसिस, नाम सुना होगा आप सभी ने। अब नॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, नॉर्मल कर्वेचर आप सभी ने देखा होगा। अब स्कोलियोसिस में जो स्पाइन का जो कर्वेचर है वो किस तरीके से चेंज होता है वो देखिए आप। मोर गर्ल्स देन बॉयज हैव सीवियर स्कोलियोसिस, आपको ये गर्ल्स के अंदर ज्यादा मिलेगी। ये देखिए आप, इस तरीके के बच्चे आप लोगों ने देखे होंगे। ये देखिए, अब इस स्ट्रक्चर में आपको क्लियर पिक्चर नजर आ जाएगी। स्पाइन का जो कर्वेचर है वो अब नॉर्मल हो जाता है। कर्वेचर मतलब उसका जो शेप है। ये देखिए आप, नेक्स्ट है काइफोसिस। स्पाइन में डेवलप है हम्प, स्पाइन के अंदर हम्प बन जाना। हम्प मतलब एक उभार, कैन अकर एज ए रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंटल प्रॉब्लम और डिजेनरेटिव डिसीज। ये किस वजह से होती है? डेवलपमेंट की में जब ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है स्पाइन की, या तो उस टाइम कोई कंडीशन क्रिएट हो जाना, या फिर डिजेनरेटिव डिसीज, किसी भी सेल्स का वापस एक ही जगह पर फॉर्मेशन होते रहना। डायग्राम देखिए आप काइफोसिस, ये देखिए आप काइफोसिस में, ये देखिए एक ही जगह पर उभार बन जाना, वो है काइफोसिस। नेक्स्ट है लॉर्डोसिस, a curvature of the vertebra in the lower back area giving a sway back appearance। sway back appearance देखिए आप, ये है आपके sway back appearance। इसमें लेग की पोजीशन भी देखिए आप, नीचे से एंगल्स देखिए आप, एंगल से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, नेक्स्ट है आपकी रिकेट्स। रिकेट्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सॉफ्टनिंग एंड वीकनिंग ऑफ बोन इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस के अंदर सॉफ्ट हो जाना और वीक हो जाना बोन्स का, यूजुअली बिकॉज ऑफ एन एक्सट्रीम एंड प्रोलॉन्ग्ड विटामिन डी डिफिशियंसी। जब बच्चों को विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है तो उस कंडीशन में रिकेट्स की बीमारी होती है। अब देखिए डायग्राम्स में आपको नजर आएगा अच्छे अच्छे तरीके से, ये है रिकेट्स। ये देखिए आप, ये देखिए एक और मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीज कंडीशन इसके अंदर गॉट, रिजल्ट फ्रॉम एन ओवरलोड ऑफ यूरिक एसिड इन द बॉडी। जब बॉडी के अंदर बहुत ही अत्यधिक मात्रा में यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं गोट। अभी कहाँ जमा होता है देखिए आप, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरेट क्रिस्टल्स दैट डिपॉजिट इन द जॉइंट। अब ये जो यूरिक क्रिस्टल्स जो हैं वो जाके कहाँ जमा होते हैं? जॉइंट्स में जाके जमा होते हैं। अब क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स कॉजेस रिकरिंग अटैक अटैक ऑफ जॉइंट इन्फ्लेमेशन, जैसे आर्थराइटिस हो जाना। क्रॉनिक गोट में कॉज जॉइंट डिस्ट्रक्शन, डिक्रीज किडनी फंक्शन एंड किडनी स्टोन। डायग्राम देखिए आप, आपको साफ नजर आएगा। यूरिक एसिड जो है, यूरिक क्रिस्टल्स बन जाते हैं और मोस्ट ऑफ टाइम जॉइंट्स में आके जमा होते हैं, और अगर अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं तो ये जो जॉइंट्स हैं उसको भी डैमेज कर सकते हैं। ये देखिए आप, बहुत ही रेयर कंडीशन है। ये देखिए एक और कंडीशन है एक्रोमेगेली। आपने एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर, मैंने आपको ग्रोथ हार्मोन की जब एक्सेसिव अमाउंट में ज्यादा सीक्रेट हो जाता है तो मैंने दो कंडीशन बताई थी आपको, एक बताया था एक्रोमेगेली, एक और बताया था ड्वार्फिज्म। ये है आपका एक्रोमेगेली वापस। ये देखिए आप, एक्रोमेगेली में हमने पढ़ा था कि भाई
जो ग्रोथ हार्मोन है वो एपिफाइसियल प्लेट पे कंट्रोल करता है ताकि ग्रोथ हो सके। जब ये अधिक मात्रा में सिक्रेट होगा तो क्या होगा, हाथों की लंबाई बढ़ जाएगी, उंगलियों की लंबाई बढ़ जाएगी, पैरों की जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, जो चेस्ट सरफेस है वो बड़ा हो जाएगा, बैक जो है आपका फैल जाएगा, चेहरा जो है वो बड़ा हो जाएगा, स्काल्प की जो बोन है, स्कल की जो बोन्स हैं, जो फ्लैट बोन्स हैं, उनका साइज जो है, उनका आकार जो है बहुत बड़ा हो जाएगा। ये देखिए आप, ये है एक्रोमेगेली डिसीज कंडीशन जो कि ग्रोथ हार्मोन की वजह से होती है मेनली। और ग्रोथ हार्मोन कहाँ काम करता है, वो एपिफाइसियल प्लेट पे काम करता है बोन्स के अंदर। ये देखिए आप, एक और डिसीज कंडीशन है इसके अंदर स्पाइना बाइफिटा, जो कि मेनली बच्चों के अंदर होती है। बर्थ डिफेक्ट दैट इन्वॉल्व द इनकम्प्लीट development of the spinal cord or its covering. Spina bifida literally means split or open spine. It means spinal cord की layers आप लोगों ने पढ़ी होगी, यूरामेटर, अरेगनोइड, पायामेटर। तो स्पाइना बाइफिटा जो है कंजेनिटल डिसीज कंडीशन है, मतलब जन्मजात बीमारी होती है जिसमें स्पाइनल कोड की जो लेयर्स हैं वो बन नहीं पाती। अब देखो यहाँ पर स्पाइना बाइफिटा को यहाँ पर स्प्लिट किया हुआ है, स्प्लिट और ओपन स्पाइन, स्पाइन का ओपन हो जाना, इसको कहा जाता है स्पाइना बाइफिटा। The condition usually is detected before a baby is born and treated right way. अब जब यूएसजी की जाती है, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी की जाती है, जब यूट्रस पेट के अंदर ही होता है उस टाइम, तब इसको आप डिटेक्ट कर सकते हो भाई स्पाइनल कोड की जो लेयर्स हैं वो बनी है या नहीं बनी है। अगर नहीं बनी है तो उस बेबी को फिर टर्मिनेट करना पड़ता है। ये देखिए आप डायग्राम में आपको साफ नजर आएगा। ये देखिए आप, ये एक और आपकी डिसीज कंडीशन, टेलीपेस इक्विनोवायरस क्लब फुट, डिफॉर्मिटीज ऑफ द वॉल फुट that is present at birth. The child is born with the foot pointing down and twisted inwards in the ankle. ये देखिए आप डायग्राम, इसमें आपको साफ नजर आएगा। जो फुट पार्ट है वो टुवर्ड्स फॉरवर्ड हो जाता है, एक तरीके से मुड़ जाता है पैर। सार्कोमा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ऑस्टियोसार्कोमा जो होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बोन कैंसर, मोस्ट कॉमनली फाउंड इन चिल्ड्रन एंड अडल्सेंट्स। बच्चों के अंदर और अडल्सेंट्स के अंदर सार्कोमा की कंडीशन ज्यादा होती है। ये देखिए आप सार्कोमा, ये देखिए बोन कैंसर है ये। एक और है इसके अंदर माइलोमा, कैंसर इन विच अबनॉर्मल सेल्स कलेक्ट इन द बोन मेरो एंड फॉर्म ट्यूमर्स, जिसमें जो अबनॉर्मल जो ब्लड सेल्स होती हैं वो बोन मेरो के अंदर इकट्ठी हो जाती हैं और ट्यूमर्स बना देती है बोन मेरो के अंदर, जिसकी वजह से नया ब्लड फॉर्मेशन होगा नहीं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं माइलोमा। ये देखिए आप मल्टीपल माइलोमा, ये देखिए आप, तो जहां पर मेनली ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है बोन के एंडिंग पार्ट्स में या फिर मिड पार्ट में, वहीं पर अगर ट्यूमर्स की जो सेल्स हैं अगर वो इकट्ठी हो जाएगी, ट्यूमर्स बन जाएंगे, तो नई सेल्स कहाँ से बनेगी, तो वही आपका ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया, कैंसर ऑफ द ब्लड सेल्स स्टार्ट इन द बोन मेरो व्हिच ब्लड सेल्स आर, द बोन मेरो स्टार्ट टू मेक ए लॉट ऑफ abnormal white cells called leukemic cell। अब जो बोन मेरो है वो abnormal WBC बनाना शुरू कर देगी। WBC का मेन काम क्या है, बॉडी को एक तरीके से इम्यूनिटी देना। अब यहाँ पर abnormal ये WBC बनेगी तो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी कहाँ से देगी। leukemia cells don't do the work of normal WBCs and they don't stop growing when they should। ये देखिए आप abnormal WBC यहाँ पर, जिसकी वजह से ल्यूकेमिया की कंडीशन होती है। ये देखिए, और इसको ट्रीट करने के लिए बोन मेरो की बायोप्सी की जाती है। इट मींस बोन का कोई बोन मेरो का एक पार्ट लिया जाता है जिसकी बायोप्सी की जाती है, उसका अध्ययन किया जाता है, फिर देखा जाता है कि भाई इसमें कितने लेवल तक, कितने ग्राफ तक इसमें डिसीज कंडीशन को ट्रीट किया जाता है। तो ये है पूरा आपका स्केलेटन सिस्टम, जिसमें मैंने आपको बोन के डायग्राम्स, उनकी स्ट्रक्चर, उनकी मॉर्फोलॉजी, जॉइंट्स, उसका आर्टिकुलेशन, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब आप इसको अच्छे से पढ़ना, अच्छे से वो इसके नोट्स बनाना, आप आपको याद हो जाएगा अच्छे से। ओके, थैंक यू।